सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हम अपनी क्लास की ओर। हम देख रहे थे भाग नंबर 3 को, जिसमें हम आर्टिकल देख रहे थे। कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं। 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल आते हैं, ठीक है। जिसमें हम आर्टिकल नंबर किसको देखना है आज? आर्टिकल नंबर 22 को देखेंगे, जिसमें क्या मिलता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से क्या मिलते हैं? संरक्षण। आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं, उनको देखिए। सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 22 का 1, जिसमें क्या होता है? गिरफ्तारी का कारण। गिरफ्तार किए जाने व्यक्ति को बताना आवश्यक होता है कि आपने किस कारण उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया उसको अपने पसंद से वकील रखने का और अपना बचाव करने का उसको अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 22 के 1 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 22 का 2 क्या कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को कितने घंटे? 24 घंटे की अवधि में आपको कहाँ ले जाना होगा? मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, ठीक है। उसको कोर्ट ले जाना आवश्यक है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे, जिसमें यात्रा का समय होगा वो शामिल नहीं होगा, ठीक। फिर देखते हैं हम 22 का 3। 22 का 3 क्या कहता है कि यह प्रावधान किसी विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होगा। अगर कोई विदेशी शत्रु आया तो उनके लिए जो 24 घंटे वाला है ये क्या होगा? लागू नहीं होगा। और निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर भी लागू नहीं हो। निवारक निरोध मतलब उसको एक तरीके से क्या किया जाता है? नज़रबंद रखा जाता है। फिर देखते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल नंबर किस में आता है? 23 और 24। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में क्या दिया है? 23 और 24 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें क्या दिया है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो शोषण का क्या करता है? निषेध करता है ना। अब आर्टिकल नंबर 23 में क्या करते हैं? आप किसी भी मानव को खरीद या बेच नहीं सकते। मानव के व्यापार तथा बलात्कार श्रम पर ये क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 के सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि जो बलात्कार श्रम है उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना ये होगा शोषण पर प्रतिबंध लगाया है। अब बलात्कार श्रम नहीं करा सकते हैं ना, इच्छा के विरुद्ध आपको कार्य नहीं करवाना है। मानव का व्यापार, जैसे मानव में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी इस पर रोक लगाती है। बेगारी, जिसमें काम के बदले पैसे ना देना है ना, और एक होता है दास प्रथा। तो इस तरह से ये 4 सम्मिलित है। आर्टिकल नंबर 23 के 2 में क्या कहा गया है? यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे हम बलात्कार श्रम नहीं मानेंगे, है ना। आर्टिकल नंबर 24 इसमें क्या है? तो इसमें है बाल श्रम पर प्रतिबंध। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं है ना, उनको रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहा गया है कि कारखाने हैं, खदान हैं, अन्य जो खतरनाक व्यवसाय हैं उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। 2006 में इसमें ढाबा, होटल, दुकानें और रेस्टोरेंट जो हैं उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। 2016 में किसी भी उद्योग या व्यापार तक बढ़ा दिया गया। 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए उल्लंघन हेतु दंड। अब हम देखते हैं बाल एवं किशोर श्रम निषेध। ये कब आया था अधिनियम? ये 1986 में इसको लागू किया गया था। अगला देखेंगे पारिवारिक व्यवसाय के लिए छूट। जैसे कि अपने परिवार के लिए कोई व्यवसाय कर रहा है ना, परिवार का कोई व्यक्ति है व्यवसाय करता है तो उनके बच्चे क्या कर सकते हैं? अधिकतम आंशिक प्रतिबंध के तहत स्कूल के बाद बच्चे को स्कूल भेजना है। स्कूल से आने के बाद वे कितने घंटे तक काम कर सकते हैं? 3 घंटे तक कार्य करने की अनुमति देते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे? शाम 7 बजे के बाद या सुबह 8 बजे से पहले काम करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। शाम 7 बजे के बाद और 8 बजे से पहले काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। बाल कलाकारों को 6 घंटे तक काम करने की अनुमति है। जो बाल कलाकार हैं वे कितने घंटे काम कर सकते हैं? 6 घंटे। अगला देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने में दिया है? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल आते हैं।
इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 25 में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। आप किसी भी धर्म को चाहे तो आप उन धर्मों को मान सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 में कहा है धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का आपको अधिकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार की गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर 25 धार्मिक विश्वास और आस्था को खुले तौर पर रखने, पूजा अर्चना जैसे कि धार्मिक प्रथाएं हैं उनका पालन करने, अपने धर्म का प्रचार करने की आपको क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। शर्त क्या होगी कि इससे अन्य धर्मों का नकारात्मक चित्रण नहीं होना चाहिए। आप अगर हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म से हैं या सिख धर्म से हैं तो आप किसी भी दूसरे धर्म का निरादर नहीं करेंगे, है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 25 के किस में कहा गया, 1 में। 2 में क्या कहता है कि धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध पर चर्चा की गई जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य है, नैतिकता है, इनके आधार पर इनको लगाया जा सकता है। धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध पर चर्चा की गई आर्टिकल नंबर 25 के 2 में, जिन्हें जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है और नैतिकता के आधार पर इनको चाहे तो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में क्या कहा है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे कि ट्रस्ट हैं, है ना, धार्मिक ट्रस्ट है, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, अचल और अचल संपत्ति आप क्या कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। स्वामित्व और प्रशासन इसमें शामिल है ना। आप अगर कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, कोई समिति बनाना चाहते हैं और उनके तहत आप धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 26 के तहत कर सकते हैं। अगला देखेंगे आर्टिकल नंबर 27 में क्या कहा है कि धार्मिक वृद्धि के लिए कर समय की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या फिर रख रखाव के लिए कोई कर देने के लिए इसको बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे कि कोई किसी धर्म है तो वो अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी तरह का उनको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धर्म के प्रचार के लिए कराधान से इसमें क्या की गई है, मुक्ति दी गई है। अगला देखेंगे फिर हम आर्टिकल नंबर 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। 28 के 1 में जैसे कि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल जैसे कि पूर्णतः राज्य के स्वामित्व वाले जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर क्या लगाती है, प्रतिबंध। आर्टिकल नंबर 28 का 2 कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं में दी जा सकती है, लेकिन वे किसी क्या बंदोबस्ती या फिर ट्रस्ट के तहत क्या होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए, तभी आप वहां पर क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। 28 के 3 में कहा गया है राज्य मान्यता प्राप्त या फिर राज्य सहायता प्राप्त जो संस्थाएं हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। इससे बच्चों की क्या होनी चाहिए, इसमें बच्चों की सहमति आवश्यक होगी, तभी आप वहां पर धार्मिक शिक्षा दे पाएंगे। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया है आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया है। आर्टिकल नंबर 29 में 29 के 1 में कहा गया है कि भारत में जो रहने वाले नागरिक हैं उनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे उनको संरक्षित करने का अधिकार है। 29 के 2 में कहा गया है, क्या कहता है, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार है ना। वे क्या चाहते हैं, अगर शिक्षण संस्था स्थापित करना चाहते हैं, किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। ये क्या होगा, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 30 के 1 में कहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का उनको अधिकार है। आर्टिकल नंबर 30 के 2 में कहा है कि राज्य सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 31 में कहा गया है संपत्ति के अधिकार था। आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार है, इसको अब क्या कर दिया है, यहाँ से हटाकर
44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत है ना, 1978 के तहत इसको हटाकर अब किस में है रखा गया है, 300 के ए में रखा गया है। इसको अब अगला देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह आर्टिकल नंबर 32 में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वे क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार के, तो 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करना ये सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के तहत करते हैं। ये हाई कोर्ट किस के तहत करते हैं, आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या करते हैं, हाई कोर्ट रिट्स जारी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिट सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को क्या करना, सशरीर उपस्थित करना। यह सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। यह रिट उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती जिन न्यायालय ने दंडित किया है तथा जो निवारक नजरबंद में बंद है, उनके लिए यह जारी नहीं होगा। परमादेश, जिसमें क्या कहा, हम आदेश देते हैं न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जाता है। जो लोग कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन नहीं किए करते हैं उनके लिए होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। फिर आता है प्रतिषेध, जिसमें क्या होता है, मना करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय निचली जो न्यायालय हैं या न्यायपालिका है, उनको किसी मामले की सुनवाई करने से वे क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। या आदेश निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी विशेष मामले में कार्यवाही करने से क्या करती है, रोकती है, खासकर जब उसे ऐसा करने का अधिकार ना हो, वह अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाकर काम करते हैं तो ये होता है प्रतिषेध, है ना। अगला देखेंगे, इसे हम वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया भी कहते हैं। यह रिट केवल न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही की जा सकती है। फिर आता है उत्प्रेषण। इसका अर्थ क्या होता है कि मांग लेना या फिर मंगा लेना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, जो निचली अदालत है ना, निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए क्या कर सकते हैं, वे अपने पास मांग सकते हैं, उनको अपने पास बुला सकते हैं। यह रिट तब जारी होता है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है। इसे न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये होता है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा क्या होता है, इसका मतलब होता है किस अधिकार से, है ना, अधिकार से। यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद या पर क्या किया हो, अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय व्यक्ति के दावे की वैधता की क्या करते हैं, जांच करते हैं, उसे उस पद पर कार्य करने से रोकते हैं। यह एकमात्र ऐसा रिट है इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। अगला देखेंगे फिर आर्टिकल नंबर 33। यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार के अनुप्रयोग से क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को अनुशासन के लिए क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया है। ठीक है, और सेना जो अधिनियम 1950 और पुलिस बल 1966, सभी सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है और खुफिया एजेंसियाँ इसमें शामिल है। आर्टिकल नंबर 34 के तहत इनको क्या दी है, वरीयता दी है ना, कि ये क्या है, शामिल है। अगला देखेंगे फिर आर्टिकल नंबर 34 में मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध पर चर्चा की गई है। जब मार्शल लॉ लागू हो तो सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 35 में यह विधेयक संसद को मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कि 16 का 3 है, 17 है, 23 है, आर्टिकल नंबर 32 का 3 है, 33 है, आर्टिकल नंबर 34 से संबंधित कानून इसमें शामिल है। अब अगला आता है राज्य के नीति सिद्धांत। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।